अस्सलाम वालेकुम। इस्तिस्काए आम हज़म कब्दी का ज़ोफ़ है। हज़म कब्दी का ज़ोफ़, हाँ, इस्तिस्काए आम का सबब, सब छूट गया ना, का सबब हज़म कब्दी का ज़ोफ़ है कि जिस तरह मैदा के ज़ोफ़ से जोल बकर लाहक होता है, इसी तरह जिगर के ज़ोफ़ से इस्तिस्का लाहक होता है। तो ये लाइन कोट करके सवाल पूछा जा सकता है कि लिखा है जिस तरह मैदा के ज़ोफ़ से जोल बकर लाहक होता है, इसी तरह जिगर के ज़ोफ़ से इस्तिस्का लाहक होता है। ये किसने लिखा है? जुरजानी ने। तो ये लाइन आपको इस तरह से याद रखना पड़ेगा। ये सवाल इम्पोर्टेंट हो सकता है कि अगर, या दूसरा इससे सवाल एक और बन सकता है, क्या बन सकता है कि इसका रिलेशन किससे है? मैदे के ज़ोफ़ का रिलेशन जोल बकर से है ना, और जिगर के ज़ोफ़ का रिलेशन इस्तिस्का से। अगर ऐसा मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, और भी दो ऑप्शन के साथ हो जाए ऐसा क्वेश्चन, तो आपको ये मिलान करना पड़ेगा जिगर के ज़ोफ़ के साथ इस्तिस्का का और मैदा के ज़ोफ़ के साथ जोल बकर का। जोल बकर आप लोग पीछे पड़े हैं, है ना, गाय की भूख, जिसमें सारा जिस्म तो भूखा रहता है बट वो खा नहीं पाता, है ना, जिस्म भूखा रहता है बट खाने का दिल नहीं करता। तो ये जोल बकर है। एक जोल कलब भी पड़े हैं, जोल कलब कुत्ते की भूख, जिसमें बहुत ज़्यादा खाता है आदमी, ठीक है। तो ये लाइन आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना चाहिए। जुरजानी के हवाले से ये लाइन कही गई है। अगर अक्सर औकात इस्तिस्का ऐसे आज़ा से शुरू होता है जो कल्ब से दूर हैं और नीचे की तरफ लटके रहते हैं या मुस्तरखी हैं, जैसे पाँव और पपोटे। इसमें दो वजह है। पपोटे के आसपास और यहाँ पे अमूमन एडेमा होता है ना। अगर किसी जिसमें पानी जमा होने लगे तो सबसे पहले पाँव में या फिर आँख के चारों तरफ जमा होता है। सुबह उठा तो देखा आँख भारी भारी सा है, तो ऐसा क्यों होता है? या मधुमक्खी यहाँ काटेगा तो एडेमा यहाँ पे होगा, देखा कभी किसी को? यहाँ भी काटेगा तो एडेमा यहाँ पे होगा, आँख फूल जाएगा। कहीं क्यों फूल जाता है? मधुमक्खी काटता है तो क्या रिलीज होता है? मधुमक्खी काटता है तो हिस्टामिन रिलीज करता है, ठीक है। हिस्टामिन क्या करता है? ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, वैसोडायलेटर है। और जब ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगा तो वहाँ पर फ्लूइड का एक्युमुलेशन होगा, यानी एडेमा होगा, ठीक है। एडेमा होना किस जगह पर आसान है? हड्डी में होना आसान है, कॉम्पैक्ट टिश्यू है वो, है ना। तो जो टिश्यू कॉम्पैक्ट है उस जगह पर एडेमा होना मुश्किल है, लेकिन जो लूज टिश्यू है वहाँ पर एडेमा होना आसान है, ठीक है। क्योंकि लूज टिश्यू में क्या है कि इंट्रासेलुलर स्पेस ज़्यादा होते हैं, सेल के बीच में खाली जगह बहुत होता है, तो इसीलिए जो लूज टिश्यूज़ हैं उसके अंदर फ्लूइड का एक्युमुलेशन होना आसान है। लेकिन जो कॉम्पैक्ट टिश्यू है जिसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम पाया जाता है, उसमें ये नहीं होता, ठीक है, या फिर होना आसान नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे दो वजह लिखा है। एक वजह तो इसने लिखा कि कल्ब से दूर होने की वजह से पाँव में और फिर चेहरे पर या आँख के चारों तरफ जो है वो इस्तिस्का शुरू होता है, पानी का जमा होना शुरू होता है। हम दूसरे मॉडर्न तरीके से ये जानते हैं कि जहाँ पर लूज टिश्यूज़ है, इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा है, वहाँ पे फ्लूइड का एक्युमुलेशन अच्छे से होता है। तो ये सबसे लूज़ है ना, इस एरिया में ज़्यादा पाया है। दूसरा, पाँव की एक और वजह क्या है? डिपेंडेंसी है। ग्रेविटी की वजह से वहाँ से फ्लूइड ऊपर उठना होता है। हम खड़े हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, तो फ्लूइड को नीचे से ऊपर उठना है वेनस रिटर्न के जरिए, और उसके लिए कोई अलग से फोर्स नहीं है जो ऊपर लेके आएगा। तो इस वजह से भी वहाँ पर फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है ज़्यादा। अमूमन हार्ट डिजीज़ किसी को है तो एक्युमुलेशन अगर फ्लूइड होगा तो पाँव में ही होगा, ठीक है। पाँव में होने की वजह यही है कि
वो वापस जो आता है ना, वापस आने के लिए कोई फोर्स नहीं है और हार्ट में कोई ऐसी डिजीज़ हो गई तो वो फ्लूइड वापस नहीं आ पाएगा, पाँव में पानी जमा होने लगेगा। तो ये था कि भाई अगर आज़ा में अगर इस चीज़ का शुरू हो तो सबसे पहले कहाँ शुरू होगा? सबसे पहले यहाँ पे लिखा है जो कल्ब से दूर हो, नीचे की तरफ लटके हों और मुस्तरखी या मुस्तरखी हों, जैसे पाँव या पपोटे। ठीक है, अगर दोनों पाँव हाथ में ऑप्शन रहेगा कि भाई ऐसा ऑप्शन रहे कि इनमें से किन आज़ा में सबसे पहले इस चीज़ का शुरू होगा, उसमें ऑप्शन रहे पाँव, हाथ, उसके बाद रहे सर, उसके बाद रहे सुफ्न, 4 ऑप्शन है। सबसे पहला कौन सा होगा? सबसे पहला एडेमा पाँव में होगा। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, अगर ऑप्शन पाँव ना रहे तो पाँव ना रहे तो दोनों यहाँ पे हाथ भी एक ऑप्शन है और सुफ्न भी एक ऑप्शन है, जो दोनों डिपेंडेंट एरिया है। ठीक है, तो ये हाथ में भी हो सकता है क्योंकि हाथ जो है ये हमारा नीचे की तरफ है और ये हार्ट से ज़्यादा दूर भी है और यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन वापस होना। अच्छा, अगर ये भी ना रहे तो यहाँ पर सुफ्न है। ठीक है, तो इस तरह से भी ऑप्शन हो सकता है पूछा जाए कि इनमें से कौन सा एरिया, कौन सा ऑर्गन है जिसमें इसका सबसे पहले शुरू होगा और उसमें मान लीजिए पाँव नहीं रहे या दूसरी तरह से दूसरा ऑर्गन बना के दे, तो आपको उसके हिसाब से भी याद रखना चाहिए। अगर यह गुर्दा की वजह से इस चीज़ का हो तो पाँव का वर्म चलने फिरने से कम हो जाता है जबकि सुकून सैर करने से बढ़ता है। ठीक है, गुर्दा की वजह से अगर इस चीज़ का हो तो चलने फिरने से कम हो जाता है और सुकून से बढ़ता है। क्या बढ़ता है? एडिमा बढ़ता है ना? कहाँ पे? पाँव में। पाँव में। अच्छा, इसीलिए कहते हैं जो लोग क्रोनिक किडनी डिजीज का मरीज़ है, CKD का मरीज़ है, जो किडनी खराब हो गया है, ऐसे लोग जब सुबह उठते हैं तो पाँव फूला रहता है। ठीक है, चलने फिरने में गिरा के कम हो जाता है, लेकिन सुबह उठने में अमूमन उसी पहचान नहीं है। सुबह उठने में आँख के पास पूरा भारी रहेगा, फूला हुआ रहेगा, पाँव फूला हुआ रहेगा। ठीक है, हार्ट वाला मरीज़ सुबह उठता है ठीक रहता है, शाम होते होते पाँव फूल जाता है, क्योंकि वो डिपेंडेंट एरिया है पाँव, और चलने फिरने में जो है ना वो क्या होता है कि बॉडी का फ्लूइड नीचे से ऊपर उठता है। सोने में क्या है, ऐसा बराबर है, ग्रेविटी का फोर्स नहीं लगता, लेकिन खड़ा होगा तो ऐसा है। तो इसको वापस आना है हार्ट की तरफ। हार्ट जो अच्छे से काम नहीं कर रहा, इसकी वजह से हार्ट के मरीज़ में शाम होते होते पाँव फूल जाता है, और इसके गुर्दे के मरीज़ में सो के उठने के बाद पाँव फूला हुआ रहता है। तो ये डिफरेंस है, अगर ये सवाल भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। कल्ब की वजह से इसका हो तो पाँव वर्म पाँव से शुरू होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कल्ब की वजह से इसका हो तो वर्म पाँव से शुरू होता है। सूलकनिया की वजह से होने वाली इस्तिस्का में सूजन बहुत ज़्यादा नहीं होती, अलबत्ता जिल्द के नीचे खानादार साख में थोड़ी सी मायत मुतरश्शा हो जाती है। यानी सूलकनिया में कह रहा है कि वर्म ज़्यादा नहीं होता, इस्तिस्का में सूजन बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जिल्द के नीचे की साख में जिल्द के नीचे की साख में क्या होता है, थोड़ी थोड़ी मायत मुतरश्शा होकर जमा हो जाती है। मायत मुतरश्शा होकर जमा हो जाती है। तो यहाँ पे गुर्दे के बारे में बता दिया, कल्ब के बारे में बता दिया, सुल्कनिया के बारे में बता दिया। अब इसका इलाज के बारे में क्या है? इसके इलाज में तारीख और इंदफान फिर रमल और पहाड़ी मकामत का इकामत शामिल है। ये 3 अलग अलग इलाज का तरीका बताया है। तारीख बने पसीना लाना, और इंदमाल फिर रमल, रमल माने होता है बालू, रेत, है ना। इंदफान है, दफन करने से बना है। इंदफान
फिर यानी दफन करना, दफन करना, ये समझ है रेत, यानी रेत में दफन करना एक इलाज है इस्तिस्का का। और पहाड़ी मकामात में काम आता है, ऊपर में जा कर के बस जाए कोई, ठीक है, तो ऊपर में जाएंगे तो थोड़ा ग्रेविटी कम हो जाएगा, इसकी वजह से भी मतलब कि फ्लूइड का एक्युमुलेशन, इसका मतलब यही है। इन दफन फिर अमल में क्या होगा, जैसे आदमी को पूरा डाल देते हैं बालू के अंदर, गर्दन बाहर निकाल के, गर्दन में नहीं करते हैं तो मर जाएगा बेचारा, है ना, तो गर्दन छोड़ करके पूरी बॉडी को वहाँ रेत में डाल देते हैं। तो रेत क्या करता है, आपकी बॉडी से फ्लूइड को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जज्ब कर लेता है, ठीक है। और तारीख यानी पसीना लाना, पसीना लाने से क्या होता है, पसीना जो पानी है बॉडी का वो निकलेगा। तो ये 3 अलग तरीका बताया है और ये इलाज का हिस्सा है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि इस्तिस्का में इनमें से किससे इलाज करते हैं। अगर तीनों ऑप्शन है तो ऑल भी सही होगा, ठीक है। इस्तिस्का की सूरत में इजाबत को नरमी और सख्ती के दरमियान रखना मुनासिब है, बल्कि बाद ने बताया है कि इस हाल की बनिस्बत कब्ज़ ही बेहतर है। तो ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, जो हमको नहीं समझ में आता है। हमको लगता है कि भैया पानी जमा हो गया तो पानी निकाल दो, ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा कहा गया है। तो इसलिए ये लाइन इम्पॉर्टेंट है कि कहा गया कि इस्तिस्का में इसहाल और कब्ज़ के दरमियान होना चाहिए, के दरमियान अजाबत होनी चाहिए, अजाबत हो, और बेहतर है कि कब्ज़ हो। अगर ये होता है तो इससे बेहतर है कि कब्ज़ हो, कब्ज़ बेहतर है। और समझ रही, आगे लिखा है गंधक और नतरून के चश्मे में गुस्ल कराना भी मुफीद है, इसी तरह शीर शुद्ध मुफीद है। तो ये लाइन भी याद रखिएगा, गंधक और नतरून के चश्मे में। आप यहाँ पे जो चश्मा है राजगीर में, जिसमें बोलते हैं जाके नहाते हैं लोग तो मतलब अच्छा हो जाता है, बहुत सारी अमरज दूर जाते हैं, ठीक है, उसमें बेसिकली गंधक है। तो गंधक वाले चश्मे से क्या होता है, स्किन का डिजीज़ अच्छे से ठीक हो जाता है, ठीक है, तो इसीलिए फ़ायदा होता है। कुछ कोई वहाँ के बाबा का करिश्मा बोलते हैं कि वहाँ पे क्या नाम, कौन है, मखदूम शाह, क्या नाम है राजगीर में, कौन है, मखदूम शाह है ना। वहाँ पे मज़ार नहीं है, मज़ार तो कहीं और है, मज़ार बिहार शरीफ में है, लेकिन राजगीर में जो है उनका अपना हुजरा वगैरह था, वहाँ पे वो रहते थे। वो बोलते हैं शेर का पंजा वंजा का वहाँ पे छाप है वगैरह, खून वून भी है। हाँ, वहाँ पे वो भी है जो पत्थर गिरा था तो इनके ऊपर गिराया था किसी जादूगर ने, तो रुका हुआ है, अटका हुआ है, तो वो भी है वहाँ पे, राजगीर में है। हाँ, तो वहीं पे वो चश्मा भी है, और उस चश्मे में नहाने के लिए बहुत भीड़ लगी रहती है, लोग जा कर के नंबर लगाते हैं नहाने के लिए। तो वो पे कोई चश्मा का मामला नहीं है, बल्कि गंधक होने की वजह से। और भी चश्मा है वहाँ पे, राजगीर में और भी चश्मा है, दूसरे कई कुंड के नाम से उसे मशहूर है, उसमें भी लोग नहाते हैं। तो ये मुसलमानों वाला हो गया, वो हिंदू वाला हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली दोनों में वही है, गंधक की वजह से उस लोगों को फ़ायदा होता है। ऐसा नहीं कि ये बाबा के करिश्मा से है, वो उसके बाबा के करिश्मा से। चलिए, तो इससे जो है फ़ायदा हो सकता है। इसी तरह लिखा शीर शुद्र यानी ऊँट के दूध भी इसमें मुफीद पाया गया है। गज़ा की मिकदार सेहत के मुकाबले छठे हिस्से के बराबर होनी चाहिए। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, गज़ा की मिकदार सेहत के मुकाबले, छठे हिस्से की होनी चाहिए। देखिए ये डाइटोथेरेपी है, फिर डाइटोथेरेपी अलग से ब्रांच है ना, जिसमें बताया जाता है कि किस बीमारी में कौन सी ग़िज़ा खानी है। आप जाइएगा बड़े बड़े अस्पताल में तो वहाँ पर अलग से डाइटिशियन है
है ना, डॉक्टर देख कर चले गए, उस पर डाइटिशियन आता है, उसको क्या 3 टाइम क्या खाना मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डाइट बताया गया है, क्या कर दिया गया, जितना सेहत में वो खाना खाता है उसका 1/6 खिलाना है, ठीक है, यानी खाना बहुत कम कर देना है। अद्विया में माजून दबीदुल वर्द, दवाउल कुरकुम, शबद दीनार, शबद बजूरी, आब बर्ग कासनी, सब्ज मरवक या आब बर्ग मको सब्ज मरवक मुफीद है। और भी दवाएं होंगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थी इसमें से उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। सीधे तौर पर माजून दबीदुल वर्द, दवाउल कुरकुम, शबद दीनार और आब बर्ग कासनी सब्ज मरवक, आब बर्ग मको सब्ज मरवक सीधे तौर पर जिगर के लिए मुफीद है ना। शबद बजूरी क्यों मुफीद है, ये मुदिरात में से है ना, तो मुदिर देते हैं, इससे फ्रूट का जो लोड है वो कम हो जाता है। चलिए आगे लिखा है इस्तिस्का ज़िक्की, इस्तिस्का ही की किस्म है इस्तिस्का ज़िक्की, इसको हबन, इस्तिस्का या काए बतनी भी कहते हैं। ये सवाल पूछा हुआ है एग्ज़ाम में, हबन किसको बोलते हैं और काए बतनी। पहले इस्तिस्काए बतनी या काए बतनी, काए बतनी, तो ये 3 अलग अलग नाम हैं और चौथा नाम इस्तिस्काए ज़िक्की है। तो ये सब एक ही है। ज़िक के माने मुश्क के हैं, तो ये भी याद रखना है। ज़िक के माने क्या है, मुश्क, मुश्क जानते हैं, हाँ उसको मुश्क बोलते हैं या मशक बोलते हैं, मशक बोलते हैं। मुश्क तो वो हिरण वाला हो गया, दवा हो गई, मशक है ना। इसमें इस मर्ज में पेट में पानी जमा होकर मशक की तरह फूल जाता है, इसीलिए इसका नाम इसका जिक्र। अच्छा, उसी मशक से मशकीज़ा बना है ना, हाँ। चलिए, तो बेसिकली क्या हुआ, ज़िक के माने मशक के हैं, मशक के माने क्या है, पानी का थैला, है ना, एक तरह से पानी का थैला। मशक माने पानी का थैला। पहले के ज़माने में लोग दूर दूर चलते थे तो चमड़े का एक थैला बना कर उसमें पानी भर के चलते थे, उसी को मशक बोलते थे। तो ये अगर पेट में पानी जमा हो गया तो इसी की तरफ फूल जाता है, इसी के मुशाबहत की वजह से इसका नाम इस्तिस्का ज़िक्की रखा गया है, ठीक है। राजी और बेशर अतीबा का ख्याल है कि इस्तिस्का की किस्म ज़क़ी बाकी तमाम किस्मों से ज़्यादा रद्दी है क्योंकि ये जिगर के गर्म या सख्त वर्म के साथ पैदा होता है। तो ये लाइन इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें 2 इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक तो ये कि ये सबसे रद्दी किस्म बताई गई है और ये बताया किसने है, राजी ने। राजी ने बताया है कि इस्तिस्काए ज़िक्की, तो 2 बातें कही गई। एक तो ये कि इस्तिस्काए ज़िक्की जो है वो रद्दी है। रद्दी का मतलब क्या होता है, ख़राब, है ना, मतलब कि ये जल्दी ठीक नहीं होने वाला है। तो एक ऐसा मर्ज़ है जो इस्तिस्का की और किस्म में इसके इस्तिस्काए ज़िक्की को रद्दी कहा गया है और ऐसा राजी ने कहा है। तो इसलिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि इस्तिस्का की और सब किस्मों में से कौन सी किस्म सबसे रद्दी है, ठीक है। और वजह बताई है क्यों रद्दी है, तो ये असर्शन रीज़न का क्वेश्चन बन सकता है ना, कि इस्तिस्का की तमाम किस्मों में से कौन वाला सबसे रद्दी है। पहला सवाल ये असर्शन। रीज़न बताया जा सकता है कि वो जिगर के गर्म या सख्त वर्म के साथ पैदा होता है, जिगर के गर्म या सख्त वर्म के साथ पैदा होता है। चलिए, इसके बाद लिखा है ज़िक्की में पेट पर हाथ मारने और पहलू बदलने से पानी की आवाज़, खज खजा और लहरें यानी रज रह थ्रिल मालूम होता है। पेट पर हाथ मारने से आप जानते होंगे एसाइटिस में क्या करते हैं हम लोग, चेक करने के लिए फ्लूइड थ्रिल चेक करते हैं, है ना, फ्लूइड थ्रिल चेक करते हैं। ऐसे मारिएगा तो इधर थ्रिल महसूस होगा, पानी का जो वेव है वो हाथ पर टकराता है तो वेव महसूस होता है। इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, खज खजा, लहरें बोलते हैं, यानी रजरा भी बोलते हैं, रजरा या खज खजा। तो ये सवाल पूछा जा सकता है भाई क्या है, खज खजा क्या है या रजरा क्या है, ये कहाँ, ये साउंड है, ये दवा है, ये मर्ज है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि
एक मतलब कि ऐसा बहुत अनकॉमन सा टर्म है जो कि यहाँ से गुजरा है, दूसरी का अमूमन मिलेगा नहीं। तो ये सवाल बन सकता है कि किसकी आवाज़, अगर आवाज़ ही है तो किसकी आवाज़ है? चिड़िया की आवाज़ है। ये भी सवाल पूछा जाता है, भाई पेट में जो पानी है उसकी लहरों की आवाज़ है, ठीक है, या ब्रूट्स है। एक और साउंड होता है ब्रूट्स, आप लोग सुने होंगे। जो ब्रूट्स क्या है? आर्टरी का जो ब्लड सर्कुलेशन है, अगर आर्टरी कहीं पे ढीली हो जाती है तो वहाँ पर जो है वो आवाज़ उठती है, उसको ब्रूट्स बोलते हैं। तो वो भी सुनाई देता है, महसूस होता है। तो उस तरह की आवाज़ को यहाँ पे इससे हम इंटरप्रेट करके सवाल बनाया जा सकता है। तो याद रखिएगा, इसको जो है वैसे हम लोग थ्रिल बोलते हैं, थ्रिल। या बहुत ज़्यादा आप क्लियर करना है तो फ्लूइड थ्रिल, ठीक है। तो ये था, इतना था। इसके बाद लिखा है सकबाज के बारे में। सकबाज क्या है? सकबाज बहुत सारी ग़िज़ाओं का जिक्र है, उसमें से ये भी एक जिक्र है जो सकबाज ग़िज़ा का लिखा है, जो कि गोश्त, सिरका, गरम मसाला और मुख्तलिफ तरकारियों से तैयार किया जाता है। तो इतना इस तरह का मिक्स है ना कि बहुत मुश्किल है कि सबके बारे में ये बता रहा कि कौन सा में सिरका है, कौन सा में सब्ज़ी है, कौन सा में गोश्त है, ठीक है। लेकिन है कि याद रखिए कि सकबाज का जिक्र कहाँ किया गया है, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं यहाँ पे फ़ायदा होगा, तभी इसका जिक्र यहाँ पे किया गया है, ठीक है। सकबाज यहाँ पे खिला। अंजदान हींग का, हींग की जड़ है, दरख्त अंजदान दरख्त हींग की जड़ है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि पूछा गया है भी। इस्तिस्का के मुफीद नुस्खा जात में नुस्खा अफसंतीन दरीदा और 8 पहरी अजवाइन शामिल है। तो इस्तिस्का में कौन सी दवा मुफीद है, उसका इससे सवाल पूछा जा सकता है। एक है अफसंतीन दरीदा, अफसंतीन दरीदा अभी अपने पिछले क्लास में पढ़ा है, और दूसरा अजवाइन 8 पहरी, 8 पहरी अजवाइन। एक दिन में कितना पहर है? एक दिन में 4 पहर, ठीक है। तो 8 पहर का मतलब 2 दिन जो है इसको सिरका में या पानी में डुबा के रखते होंगे, उसको इस्तेमाल करते होंगे, इसीलिए इसको अजवाइन 8 पहरी नाम दिया गया है, ठीक है। माजुन कल कलांज अमल शीर शतुर इस मर्ज में मुफीद है। तो ये भी याद रखिए। माजुन और भी कई सारी दवा आ गई, पीछे भी हम लोग दवा का जिक्र किए, यहाँ भी दवा का जिक्र आ गया। कल कलांज और अमल शीर शतुर, शीर शतुर। अच्छा, अमल बज़ल। अमल बज़ल क्या है? इसी अमल के ज़रिए हम फ्लूइड निकालते हैं, ठीक है। इस अमल के ज़रिए इस्तिस्का के मरीज़ के शिकम से पानी निकाला जाता है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी निकालने की तरकीब दी गई है। आप लोग मॉडर्न में भी जानते होंगे कि अगर किसी को 1 लीटर पानी है अगर पेट में, अचानक से 1 लीटर नहीं निकालते हैं, ठीक है। ऐसा निकालने से मरीज़ शॉक में चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए देखिए, इतना पुरानी किताबों में भी लिखा हुआ है कि पानी तो निकालना है लेकिन थोड़ा थोड़ा निकालना है, ठीक है। क्योंकि अगर ये पानी आपने निकाला, पेट में जो भी पानी है, ये भी आपके बॉडी के फ्लूइड का हिस्सा है। भले ये कहीं पे जमा हो गया है जो कि नुकसान कर रहा है, लेकिन वो बॉडी के फ्लूइड का हिस्सा है। आप निकाल देंगे तो बॉडी का फ्लूइड कम होगा, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है कि अचानक से इतना नहीं निकाला जाए। मिब्जाल या मील नेहा वो आला है जिसे अमल बज़ल के दौरान शिकम में छेद किया जाता है। शिकम में छेद करने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है मिब्जाल या मील नेहा। मील नेहा का जिक्र इससे पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है। मील नेहा का जब आँख वाले में पढ़ा होगा, जबकि कैटरेक्ट पढ़े थे हम लोग, है ना, वहाँ पर पढ़ा होगा मील नेहा, वो अभी छेद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। शेख ने इस्तिस्का के इलाज में 5 तदाबीर बताए हैं। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्तिस्का के इलाज में कितना तदाबीर है? पहला लिखा है शेख के मुताबिक ये तदबीर है। शेख के मुताबिक पहला तदबीर है मरीज़ को धूप में बैठना, धूप में बैठना। आगे लिखा है जबकि हवा तेज़ ना हो, यहाँ पर ये भी शर्त दिया है, हवा तेज़ ना हो। अच्छा, दूसरी तदबीर क्या होता है? आग तापना, आग तापना। तीसरी तदबीर बताया है हत्तल इम्कान पानी से बचना, पानी से बचना। हत्तल इम्कान मतलब जितना मुमकिन हो।
ठीक है। चौथा बताया है अच्छा, ग़िज़ा नाप तोल कर कम कर देना, ग़िज़ा नाप तोल कर कम से कम कर देना, कम से कम ग़िज़ा कम करना, ग़िज़ा कम करना। और पांचवा बताया है वर्जिश करना, वर्जिश करना। जितनी भी यहाँ पर सूरत बताई है सब क्या है, थोड़ी मुसख्खिन है। क्या है? मुसख्खिन है या रतूबत को कम करने वाली है, रतूबत को कम करने वाली है, कम करने वाली है। मुसख्खिन वो है जो कि आप अपनी गर्मी से, हरारत से पानी को जलाती है, उड़ाती है। या रतूबत कम करने वाली, जैसे धूप में बैठेंगे तो क्या होगा, मुसख्खिन काम होगा। आग तापेंगे तो मुसख्खिन हो गया। पानी से बचना या रतूबत को कम करने की सूरत है। ग़िज़ा को कम करना भी रतूबत को कम करने की सूरत है। वर्जिश करना ये भी मुसख्खिन है या इससे भी रतूबत कम होती है। ठीक है, तो ये सारी सूरतों में हम क्या करते हैं, फ्लूइड को कम करने का जो तरीका है उन्होंने शेख ने ये 5 अलग अलग जो दवा चलाने चलाई है, लेकिन उसके अलावा इन 5 तदाबीर को भी इस्तेमाल में लाना चाहिए। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेख ने इस्तिस्का के इलाज के सूरत में इतनी तदाबीर बताई है या इनमें से कौन सी तदाबीर नहीं बताई है। हो सकता है इसके अलावा कोई ऑप्शन दे दे, हुक्ना देना, इदरार देना। इदरार देना यहाँ पे नहीं लिखा इन्होंने, हालांकि सबसे पहले जन जाएगा, इदरार देना मतलब सही होगा, लेकिन इन्होंने इदरार नहीं बताया है। तो ये सवाल बनता है, इम्पॉर्टेंट है कि भाई शेख के मुताबिक इनमें से कौन सी तदाबीर शामिल नहीं है इस्तिस्का के इलाज में। ठीक है, हर तीसरे रोज़ 4-5 के वक्फे से ग़िज़ा खिलाकर क़ै कराना भी मुफीद है। यानी ये शेख के मुताबिक नहीं है, क़ै कराना मुफीद है, लेकिन ये शेख के मुताबिक नहीं है। ठीक है, क़ै कराना मुफीद है। अच्छा, समरकंदी के मुताबिक इसका सबब जिगर के क़ुवा का ज़ोफ़ और इसके मिजाज की बरूदत है। क़ुवा का ज़ोफ़, किसके क़ुवा का? जिगर के क़ुवा का, और मिजाज की बरूदत। ऐसा किसने लिखा? अच्छा, अगर जिगर में वर्म में सुल्ब है तो इसका ज़िक्की से निजात पाने की कोई उम्मीद नहीं। जिगर में वर्म में सुल्ब, इससे पहले भी लगता है कि इस तरह का वर्म गाने पड़े हैं कि जब वो गर्म हो जाए जिगर तो वो लाइलाज हो जाता है या इंसान उस वक्त तो मर जाता है। यहाँ पे लिखा है वर्म में सुल्ब हो, अगर जिगर में वर्म में सुल्ब हो तो क्या कह रहा है, इसका ज़िक्की से निजात पाने की कोई उम्मीद नहीं। फिर उस ऐसी सूरत में इसका ज़िक्की जो है वो ठीक नहीं हो सकता, इसकाए ज़िक्की से निजात नहीं मिलती जब जिगर में वर्म सुल्ब हो। ठीक है, तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसका ज़िक्की में है, और इसमें से सवाल कई पूछे भी हुए हैं। जैसे इसके नाम से ही सवाल पूछे हुए हैं, हबन। हबन जो है ये सवाल पूछा हुआ है कि हबन क्या है। हमको लगता है बहुत रिसेंट में ही पूछा हुआ है, 2-3 साल के अंदर कहीं होगा, मेरी नज़र से गुजरा है।